दोस्तों 18 जून 2023 को टाइटन सबमरीन का वाकया पेश आता है, लेकिन इसके पीछे असल वजूहात क्या हैं? क्या ये पहले से प्लान हो चुका था? अगर हाँ तो इसमें किसका हाथ था और क्या स्टॉकटन रश ने जानबूझकर सेफ्टी रूल्स को इग्नोर किया? आइए जानते हैं इन तमाम सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में। दोस्तों 18 जून 2023 को सुबह के 9:30 बजे 5 लोग टाइटन नाम के एक सबमरीन में बैठकर समंदर के अंदर डुबकी लगाते हैं। ये लोग टाइटैनिक जहाज के व्रेक को देखने जा रहे हैं, वही शानदार टाइटैनिक जहाज जो आज से करीब 100 साल पहले समंदर में डूबा था। ये एक बड़ा ही एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एडवेंचर टूरिज्म है और बहुत ही महंगा है। इस सबमरीन में बैठे एक इंडिविजुअल ने 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए हैं चंद घंटों के इस टूर के लिए। ये ट्रिप इतनी महंगी इसलिए है क्योंकि टाइटैनिक जहाज़ का मलबा समंदर में बहुत नीचे छुपा पड़ा है। स्पेसिफिकली कहा जाए तो 3810 मीटर्स पानी की सरफेस से नीचे। ये सबमरीन पानी के नीचे जाने का ये सफ़र शुरू करती है। इसे करीब 2 घंटे का वक्त लगेगा 3810 मीटर्स की डेप्थ तक पहुंचने में। हर 15 मिनट के इंटरवल पे ये सबमरीन एक सिग्नल भेजती है समंदर के ऊपर मौजूद एक जहाज़ पोलर प्रिंस को। यही इनके लिए कम्युनिकेशन का एक जरिया है बाहर की दुनिया से। उस दिन 18 जून को इस सबमरीन को पानी के अंदर जाते हुए सिर्फ 2.25 घंटे ही गुजरे थे कि अचानक से ये सबमरीन ऊपर मौजूद जहाज से अपना कांटेक्ट खो देती है। शाम के 4:30 बजे वो वक्त था जब तक इस सबमरीन को अपना टूर ख़त्म करके वापस ऊपर आ जाना चाहिए था, लेकिन इसका कोई नामो निशान दिखाई नहीं देता। शाम के 7:10 पर पोलर प्रिंस में मौजूद जो टीम थी वो ये डिसाइड करती है कि यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया जाए। यहाँ से शुरुआत होती है दोस्तों 4 दिन लंबी चली एक मल्टीनेशनल सर्च ऑपरेशन की। एक ज़बरदस्त सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होता है इस सबमरीन को ढूंढने का। हवाई जहाज़, शिप्स और रोबोट व्हीकल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल था कि आखिर इन पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ। Guard says debris from the Titan has been brought to the surface from the ocean floor. The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. The arrogance and the hubris that sent that ship to its doom is exactly the same thing that sent those people at that sub. ये जगह जहां पर टाइटन सबमरीन गायब हुई अटलांटिक ओशन में कनाडा के पास लोकेटेड है। नक्शे में देखिए कैनेडियन आइलैंड न्यूफाउंडलैंड से करीब 600 किलोमीटर दूर इसी जगह पर पानी की गहराइयों में टाइटैनिक का व्रेक भी मिलेगा, जो कि 2 हिस्सों में टूटा हुआ है। एक बो वाला हिस्सा और दूसरा स्टर्न, दोनों करीब एक दूसरे से 800 मीटर दूर हैं। यहाँ ये जो टाइटन सबमरीन गायब हुई ये एक सबमरीन नहीं बल्कि एक सबमर्सिबल थी। दोनों वर्ड्स एक दूसरे से बहुत ही मिलते जुलते हैं, तो अभी तक सिंप्लीफाई करने के लिए मैं सबमरीन वर्ड का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स में। सबमरीन में खुद की पावर होती है, वो एक पॉड का इस्तेमाल करके खुद से समंदर के अंदर जा सकती है और खुद से समंदर के अंदर से बाहर आ सकती है, लेकिन सबमर्सिबल ऐसा नहीं कर सकती। सबमर्सिबल को पानी के अंदर जाने के लिए, लॉन्च करने के लिए और वापस आने के लिए सपोर्ट शिप की ज़रूरत पड़ती है। एक जहाज़ जो पानी के ऊपर मौजूद है और चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। हमारे केस में सपोर्ट शिप पोलर प्रिंस जहाज़ है। इस पूरे ऑपरेशन को ओशन गेट नामी एक कंपनी चला रही थी जिसके सीईओ स्टॉकटन रश थे। इनका नाम याद रखना क्योंकि आगे की कहानी में ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये बाय प्रोफेशन एक एरोस्पेस इंजीनियर रह चुके हैं और साल 2009 में इन्होंने ओशन गेट कंपनी बनाई थी, प्राइवेट कंपनी जिसका पर्पस अमीर लोगों को डीप सी एक्सपीडिशंस करवाना टूरिज्म के तौर पर। इस कंपनी ने टाइटैनिक की टूर्स जुलाई 2021 में ही ऑफर करवाना शुरू किए थे। इससे पहले वो बाकी और शिपरेक्स, बाकी और जगहों की टूर्स करवाते थे, जैसे अभी भी आप इनके वेबसाइट पर देख सकते हैं टाइटैनिक के अलावा एज़ोरेस और बहामास के एक्सपीडिशंस। टाइटन इस कंपनी की इकलौती सबमर्सिबल नहीं थी, इसके अलावा ओशन गेट के पास 2 और सबमर्सिबल्स भी थी, एंटीपोड्स और साइक्लोप्स। एंटीपोड्स 304 मीटर की गहराई तक जा सकती थी समंदर में और साइक्लोप्स 500 मीटर तक, लेकिन टाइटन को डिज़ाइन किया गया था कि वो 4000 मीटर की गहराई तक जा सके, यानी 4 किलोमीटर पानी के अंदर। यही वजह है कि टाइटैनिक पर जाने के लिए यही इकलौती सबमर्सिबल इनके पास थी। 3800 मीटर कितनी भयानक डेप्थ है, इसी विजुअलाइज करने के लिए इस चार्ट को देखिए जो कि बनाया है वाशिंगटन पोस्ट ने। यहाँ मेजरमेंट्स फीट में लिखी हैं। आमतौर पर एक आदमी की हाइट 6 फीट होती है। टाइटैनिक जहाज से जो आइसबर्ग टकराया था वो करीब 600 फीट पानी के ऊपर तक जाता था और इससे कई ज़्यादा पानी के नीचे।
130 फीट मैक्सिमम डेप्थ है जहां तक रिक्रिएशनल स्कूबा डाइवर्स जा सकते हैं स्कूबा डाइविंग करने के लिए। 650 फीट के बाद एक ट्वीलाइट जोन वाला एरिया शुरू होता है जहां पर इतनी रोशनी नहीं पहुंच पाती पानी के अंदर। 1600 फीट यहां पर डीपेस्ट एवर अंडर वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन जो आज तक कंडक्ट किया गया था। 2600 फीट ये वो डेप्थ है जहां पर बड़े बड़े जायंट स्क्विड स्विमिंग करते हैं। जायंट स्क्विड्स अपने आप में इतने भयानक जानवर हैं कि ऐसा लगता है ये किसी एलियन प्लेनेट से आए हों। जरा फोटोज देखिए और नीचे जाएं तो 3800 फीट के बाद एक मिडनाइट जोन शुरू होती है। कोई भी सनलाइट इससे नीचे नहीं पहुंच पाती पानी के अंदर, सब कुछ काला काला हो जाता है। इसके बाद पानी का टेम्परेचर यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अब यहाँ से और नीचे जाते रहो 8000 फीट, 10,000 फीट और 12,500 फीट पर जब आप फाइनली पहुँचते हो तो यहाँ आता है ओशन फ्लोर जहाँ टाइटैनिक का व्रेक मौजूद है। इस डेप्थ पर जो प्रेशर होता है वो ऑलमोस्ट 400 गुना ज़्यादा है सरफेस पर मौजूद प्रेशर से। तो जो भी सबमर्सिबल इतनी डेप्थ पर जाएगी उसका डिज़ाइन ये सब सोच कर किया जाना चाहिए। जो शीशा लगा रखा था बाहर देखने के लिए, जो विंडो का साइज़ है वो बस इतना सा ही हो सकता है। और टाइटन सबमर्सिबल में जो खिड़की थी इसे व्यू पोर्ट कहते हैं। वैसे ये सबसे बड़ा व्यू पोर्ट था जो एक सबमर्सिबल में बनाया गया था आज के दिन तक। अपने आप में ये टाइटन सबमर्सिबल कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी, सिर्फ 5 लोगों की बैठने की कैपेसिटी थी। इसकी जो मेन बॉडी थी जिसे हल कहा जाता है वो कार्बन फाइबर की बनी थी। एंड में 2 कैप्स लगी थी जो टाइटेनियम की थी और टोटल लेंथ इसकी करीब 6.7 मीटर्स और वज़न 10,400 किलो से ज़्यादा। इसके डिज़ाइन में बाहर देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स लगे हुए हैं, 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल, जिसके ज़रिए इसे चलाया जा सकता है। अब चलाने के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर इस सब को कंट्रोल किया जाता था एक वीडियो गेम कंट्रोलर के थ्रू। New approach to the sub design and it's all run with this game controller. ये एक्चुअली में भी इतना वियर्ड नहीं है जितना सुनने में लगता है, क्योंकि यूएस नेवी भी अपनी सबमरीन्स के लिए जो उनके सबमरीन्स में पेरिस्कोप्स वगैरह लगाए जाते हैं बाहर देखने के लिए, जो व्यू पोर्ट्स होते हैं वो उन्हें कंट्रोल करते हैं एक्सबॉक्स कंट्रोलर्स के थ्रू। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि यहाँ पर पूरी की पूरी सबमरीन टाइटन को कंट्रोल किया जा रहा था एक वीडियो गेम कंट्रोलर के थ्रू। इसका मतलब है कि जो पायलट इस सबमर्सिबल को चला रहा था समंदर के अंदर, वो भी इस वीडियो गेम कंट्रोलर का यूज़ कर रहा था। इसके अंदर का नज़ारा अगर आप देखोगे तो अंदर बैठने के लिए कोई सीट नहीं थी, लेकिन एक छोटा सा टॉयलेट ज़रूर बना रखा था जो कि व्यू पोर्ट के पास था। टॉयलेट पर कोई बैरियर भी नहीं था, तो ये लोग लिटरली कहते कि अगर किसी को टॉयलेट जाना है तो बाकी सब लोग अपना मुंह उधर कर ले, एक टीवी स्क्रीन पर देखते हैं। This is the only toilet available on a deep diving submersible. Best seat in the house. You can look out the viewport. We put a privacy screen in, turn up the music. अब क्योंकि ये सबमर्सिबल जितनी डीप जाती हैं पानी के अंदर तो जीपीएस यहाँ पर काम नहीं करता। जो कम्युनिकेशन होता है इनका सपोर्ट शिप से वो किया जा रहा था एक टेक्स्ट मैसेजिंग के थ्रू। ये अभी अनक्लियर है कि कौन सा इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल था शिप पर। कुछ दिन पुरानी स्ट्रीट में ओशन गेट ने बताया था कि वो स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल कर रहे थे कम्युनिकेट करने के लिए। अब 18 जून की इस कहानी पर वापस आएँ तो इस सबमर्सिबल में उस दिन 5 लोग बैठे थे। पहले थे 58 ईयर्स ओल्ड बिलियनरी हैमिश हार्डिंग। ये एक एडवेंचरर और 3 टाइम्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे। 2016 में साउथ पोल पर गए थे एस्ट्रोनॉट बज़ अल्ड्रिन के साथ। एक टाइम पर इन्होंने 4 घंटे की डाइव की थी ओशन की डीपेस्ट पार्ट मरियाना ट्रेंच में, और पिछले साल ये ब्लू ओरिजिन के सब ऑर्बिटल फ्लाइट का हिस्सा थे जो स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी जेफ बेजोस ने स्टार्ट की थी। दूसरे पैसेंजर थे 77 ईयर्स के पॉल हेनरी नार्जुले, फ्रेंच नेवी के फॉर्मर कमांडर। ये खुद से ही करीब 37 टाइम्स टाइटैनिक के व्रेक को विजिट कर चुके थे। ये आरएमएस अंडर वाटर रिसर्च के भी डायरेक्टर रहे थे। तीसरे और चौथे पैसेंजर थे एक ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक के ओनर थे। सुलेमान की आंटी ने यह भी बताया था कि सुलेमान को जाने से एक्चुअली में डर लग रहा था, लेकिन वो अपने फादर को खुश रखने के लिए उन्हें कंपनी देने के लिए इस सफ़र में उनके साथ गए। उस दिन जैसे मैंने बताया कि ये सबमर्सिबल हर 15 मिनट के इंटरवल पे कम्युनिकेट कर रही थी ऊपर मौजूद जहाज़ से। ये कम्युनिकेशन आना बंद हो जाता है 11:15 पर। उसके बाद कोई कम्युनिकेशन, कोई सिग्नल नहीं आता। इसके बावजूद भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 4:30 बजे जो टाइम था टाइटन के वापस रीसर्फेस होने का, उस टाइम पर वापस ही आएगी, क्योंकि अगर बाई चांस ये सबमर्सिबल पानी के अंदर फंस जाती
तो एक तरीका था पैसेंजर के लिए अंदर से ही इसे टिल्ट करके आगे पीछे धकेल के वापस ऊपर लाने का। ये किया जाता है बैलेस्ट को रिमूव करके। बैलेस्ट असल में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं बड़े बड़े जहाज़ों का और सबमरीन्स का। अपने आप में बस ये हैवी वजन होते हैं और कुछ नहीं होता। इनकी मदद से सबमरीन्स पानी के अंदर डिसेंड कर पाती हैं। पहले के ज़माने में पत्थर और सैंड बैग्स का इस्तेमाल किया जाता था बैलेंस के तौर पर, लेकिन आजकल जो सबमरीन्स हैं वो सिर्फ पानी का इस्तेमाल करती हैं। पहले इस टैंक में पानी भरा जाता है जिससे कि वज़न बढ़े और सबमरीन्स पानी के अंदर जाना शुरू हों। 4:30 जब टाइटन वापस रिसर्फेस नहीं किया तो ऊपर बैठे जहाज़ में लोगों ने कुछ देर इंतज़ार किया और फिर 7:10 पर यूएस कोस्ट गार्ड को नोटिफाई कर दिया। इसके बाद शुरू हुई ज़बरदस्त रेस, द रेस अगेंस्ट टाइम। 96 घंटे, सिर्फ 4 दिन की ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद थी इस टाइटन में। तो अगर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा था, उनके पास सिर्फ 4 दिन का वक्त था अगर वो पैसेंजर्स को जिंदा ढूंढना चाहते तो। अब अक्सर जहाज़ों में एक इमरजेंसी लोकेटर लगाया जाता है जिसे इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन कहते हैं, EPIRB। इसकी मदद से इन वेसल्स को लोकेट किया जा सकता है, लेकिन टाइटन में ये भी नहीं लगा था। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम ये थी कि अगर टाइटन वापस से समंदर के सरफेस पे आ भी जाती तो भी अंदर बैठे लोग ऑक्सीजन की कमी से मारे जाते, क्योंकि अंदर की तरफ इस सबमर्सिबल को खोलने का कोई तरीका था ही नहीं। सही सुना आपने, जो दरवाज़ा था इस सबमर्सिबल को खोलने का वो सिर्फ बाहर से बंद किया जा सकता था और बाहर से खोला जा सकता था। तो चाहे ये सबमर्सिबल पानी के अंदर हो या ऊपर हो, 4 दिन का वक्त यहाँ पर बहुत क्रिटिकल था। Closes the hatch from the outside with 17 bolts. There's no other way. ऊपर से जो सर्च एरिया था वो 25,000 किलोमीटर बड़ा था। इतनी बड़ी एरिया में एक वैन जितनी सबमर्सिबल को ढूंढना, इमेजिन करे कितना मुश्किल काम है। आज तक जो डीपेस्ट अंडर वाटर रेस्क्यू किया गया था वो सिर्फ 480 मीटर डीप तक किया गया था साल 1973 में, लेकिन फिर भी रेस्क्यू टीम्स ने अपनी पूरी जी जान लगा दी। शुरुआत में 2 अमेरिकन हवाई जहाज़ और 2 कैनेडियन हवाई जहाज़ों ने इस ऑपरेशन को शुरू किया। इन दोनों में सोनार को भी डिप्लॉय किया गया जिससे कि ये पानी के अंदर भी डिटेक्ट कर सकें। सरफेस पर 3 जहाज़ों ने सर्च करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और भी शिप्स आती गईं इस सर्च ऑपरेशन में। कुछ रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स यानी ROVs का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। ये बेसिकली एक रोबोट टाइप व्हीकल समझ लें जिसमें कोई अंदर नहीं बैठता, लेकिन ये पानी के अंदर डुबकी लगा के अंदर चीज़ों को ढूंढ सकते हैं और पानी के सरफेस से ही इन्हें कंट्रोल किया जाता है। 3 ROVs यहाँ पर इसकी खोज कर रहे थे। 3 दिन तक खोज चलने के बाद इस सर्च ऑपरेशन के तीसरे दिन एक कैनेडियन एयरक्राफ्ट का सोनार कुछ बैंगिंग नॉइसेस सुनता है। आधे घंटे के इंटरवल में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसे कोई दरवाज़ा मार रहा हो। बाद में यूएस कोस्ट गार्ड को भी आवाज़ें सुनाई देती हैं। फाइनली जाकर 22 जून को एक ROV जो ओशन के फ्लोर पर खोज कर रहा था उसे कुछ मलबा दिखाई देता है टाइटैनिक जहाज़ के बॉव से करीब 490 मीटर दूर। इसे देखते ही ये कंफर्म हो जाता है कि ये सबमर्सिबल टूट कर चकनाचूर हो चुकी है। जो लोग इसके अंदर बैठे थे वो सब अपनी जान खो चुके हैं। बाकी खोज करने पर टोटल 5 डेब्री के पीसेस निकलते हैं। उसी दिन यूएस कोस्ट गार्ड की तरफ से कंफर्मेशन आती है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बैंगिंग नॉइसेस उन्होंने सुनी थी उसका इस टाइटन सबमर्सिबल से कोई कनेक्शन नहीं था। एक्चुअली में ये कंक्लूजन यहाँ पर निकाला जाता है कि टाइटन हाई प्रेशर की वजह से इम्प्लोड कर गई। इम्प्लोजन वर्ड सुनकर आप लोगों को लग रहा होगा कि इसका मतलब है फट जाना, लेकिन इसका मतलब एक्चुअली एक्सप्लोजन वर्ड का उल्टा होता है। हम वर्ड एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करते हैं जब कोई धमाका होता है, जैसे कि बॉम्ब फट गया। जो फोर्स होती है वो बाहर की तरफ जाती है, लेकिन इम्प्लोजन में जो फोर्स होती है वो अंदर की तरफ लगती है, ट्वीज्ड इन होकर फट जाना। और कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन का मतलब है जो इम्प्लोजन इतनी तेज़ी से हुआ कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया, इसमें 1 मिली सेकंड का वक्त भी नहीं लगा। इसका मतलब है कि जो लोग इसके अंदर बैठे थे वो इमीडिएटली पलक झपकते ही मारे गए और उनको अंदाज़ा भी नहीं हुआ इस चीज़ का। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर क्या रीज़न है इस इम्प्लोजन के पीछे। असल में टाइटन की जो मेन बॉडी थी, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, वो कार्बन फाइबर की बनी थी, लेकिन आमतौर पर जो सबमरीन्स और सबमर्सिबल्स बनाई जाती हैं वो स्टील, टाइटेनियम या एल्यूमिनियम की बनाई जाती हैं। टाइटन का ये कार्बन फाइबर का डिज़ाइन एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन था। समंदर में इतनी नीचे कार्बन फाइबर की प्रॉपर्टीज़ कैसे काम करेंगी ये आज तक किसी ने ढंग से टेस्ट नहीं किया था।
और इस डिजास्टर को देखकर हम कह सकते हैं कि कार्बन फाइबर एक सूटेबल मटेरियल नहीं है इस यूज केस के लिए। यही चीज़ कही ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बैलर्ड ने, वो इंसान जिन्होंने टाइटैनिक जहाज़ के व्रेक को डिस्कवर किया था साल 1985 में। इन्होंने कहा कि हमने हज़ारों डाइव्स किए अलग अलग व्हीकल्स में समंदर में इतनी डीप जाने के लिए, लेकिन आज तक हमने कभी कोई व्हीकल नहीं खोया था। ये पहली बार हुआ कि कोई सबमरीन या सबमर्सिबल इस तरीके से इम्प्लोड हो गया। Look at our history. It's safer to be in a submarine like Alvin that I spent many years in than driving on I-90. जेम्स कैमेरॉन जो फेमस टाइटैनिक और एविटार फिल्मों के डायरेक्टर हैं, खुद बहुत बार जा चुके हैं डीप सी में अलग अलग एक्सपीडिशन में। इनका भी यही कहना था कि कैप्स जो टाइटेनियम की बनाई गई थी वो अभी भी इंटैक्ट पड़ी हैं सी फ्लोर पर, उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो कार्बन फाइबर की मेन बॉडी थी वही अब टुकड़ों में बिखरी पड़ी है। इन्होंने बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया टाइटन को ये कहते हुए कि यहाँ पर सेफ्टी रेगुलेशन फॉलो ही नहीं किए गए। और ओशन गेट कंपनी के सीईओ की अगर आप पुराने इंटरव्यूज़ देखोगे तो यही चीज़ आपको बार बार सुनने को मिलेगी। 2019 में स्मिथसोनियन मैगजीन में एक लंबा आर्टिकल छपा था जिसमें ओशन गेट के सीईओ अपनी कंपनी की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूएस पैसेंजर वेसल सेफ्टी एक्ट ऑफ 1993 वाज नीडलेसली प्रायोरिटाइजिंग पैसेंजर सेफ्टी ओवर कमर्शियल इनोवेशन। इन्हें लग रहा था कि ये जो एक्ट है फालतू का है, इसमें इतनी सेफ्टी पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पिछले साल एक और इंटरव्यू में इन्होंने कहा था, एट सम पॉइंट सेफ्टी इज़ जस्ट प्योर वेस्ट। आई मीन इफ़ यू जस्ट वांट टू बी सेफ, डोंट गेट आउट ऑफ योर बेड, डोंट गेट इन योर कार, डोंट डू एनीथिंग। Point, safety just is pure waste. I mean, if you just want to be safe, don't get out of bed, don't get in your car, don't do anything. इसके बाद ये कहते हैं, I have broken some rules to make Titan. I think I have broken them with logic and good engineering behind me. Rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me. The carbon fiber and titanium. रूल ये कहता था कि कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन इन्होंने तब भी इस्तेमाल किया। रूल तोड़ा, जानबूझकर किया। स्टॉकटन रश जानते थे कि वो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। जनवरी 2018 में ओशन गेट के डायरेक्टर ऑफ मेरीन ऑपरेशन डेविड लॉचरिज ने एक्चुअली में सेफ्टी कंसर्न्स बताए थे टाइटन सबमर्सिबल के बारे में। जब ओशन गेट ने नहीं सुनी तो ये कोर्ट में गए इस चीज़ को लेकर। कोर्ट में इन्होंने कहा कि सेफ्टी असेसमेंट और सर्टिफिकेशन कराई जानी चाहिए इस सबमर्सिबल की, लेकिन ओशन गेट ने मना कर दिया। इनका कहना था कि इस कंपनी को सेफ्टी पर पैसे स्पेंड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इनकी जो ये लीगल बैटल चली थी कोर्ट में, इवेंचुअली इसमें एक सेटलमेंट हो गई थी 2018 में आगे चलकर। लेकिन 27 मार्च 2018 कुछ 36 लोगों ने स्टॉकटन रश को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी को लिखने वाले इंडस्ट्री लीडर्स, डीप सी एक्सप्लोरर्स, ओशनोग्राफर्स और ऐसे लोग थे। इन्होंने कहा था कि ये जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच तुम कर रहे हो, क्वालिटी चेक नहीं करा रहे हो चीज़ों का, इसकी वजह से भयानक हादसा देखने को मिल सकता है किसी दिन। मार्च 2018 एक और डीप सी एक्सप्लोरेशन स्पेशलिस्ट ने मेल लिखी थी इनके सीईओ को कि सेफ्टी को लेकर थोड़ा कंजर्वेटिव रहो। इन्होंने लिखा था कि तुम अपने आप को और अपने क्लाइंट्स को डेंजर में डाल रहे हो। टाइटैनिक तक पहुंचने की दौड़ में तुम अब वही उसका फ्रेज दोबारा रिपीट कर रहे हो, शी इज़ अनसिंकेबल। याद करो टाइटैनिक पर भी लोग अंधाधुंध यकीन करते थे कि भाई ये इतना बड़ा जहाज़ है, ये कभी नहीं डूब सकता, ये तो अनसिंकेबल है। लेकिन उस दिन वो जहाज़ जाकर डूबा और अब टाइटन का भी यही हाल हुआ। हिस्ट्री में अब स्टॉकटन रश का नाम इस लिस्ट में शामिल हो गया है, लिस्ट ऑफ इन्वेंटर्स किल्ड बाय देयर ओन इन्वेंशन। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like this video, make sure to hit that subscribe button along with bell icon before you go.